ना। तो केवल कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं और एक थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते ना। हमने रेस्पिरेशन में तो हो गया, लगभग कंप्लीट है, रेस्पिरेशन इज कंप्लीट, लेकिन फिर भी एक फटाफट हम लोग थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो मैंने सबसे पहले तुम्हें बोला था कि रिस्पिरेशन चैप्टर में आपको याद क्या रखना है। सिंपल सी कहानी मैंने बताई थी कि आपको एक ग्लूकोज को ब्रेक करना है ना। जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इस ग्लूकोज के अंदर में जो कार्बन है, जो कार्बन 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में एनर्जी स्टोर्ड है। एकदम सिंपल है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सबस्ट्रेट है, उसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। इसे तोड़िए, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़िए, एनर्जी निकलेगा और उस एनर्जी को आप एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपल सा कहानी। हाँ, लेकिन इसे तोड़ने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑक्सीजन का। किसका हेल्प लीजिएगा आप? ऑक्सीजन का। अब बिना ऑक्सीजन का भी तोड़ सकते हैं। अगर बिना ऑक्सीजन का तोड़िएगा तो कंप्लीट नहीं टूटेगा, तो एनर्जी कंप्लीट नहीं निकलेगा। उसी को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन आप तो एरोबिक कर रहे हो, आप तो ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ रहे, तो ये ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाएगा और ग्लूकोज में जो भी कार्बन है वो सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो 6 कार्बन था, 6 CO2 बन गए। लेकिन इस दौरान में वाटर भी बनता है, 6H2O भी बनते हैं ना। और जब आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा था तो इस दौरान क्या निकला? एनर्जी निकला। और इस एनर्जी को आपने एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आपको बने 38 एटीपी। आपको क्या मिला? 38 एटीपी बनते हुए मिलता है। यही तो था एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सा, यही एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन सर टूटेगा कैसे? सर बिना ऑक्सीजन का तोड़ेंगे तो बताया था। अगर बिना ऑक्सीजन का तोड़ना चाहते हो, चलो वो भी ऑप्शन देता हूं। C6H12O6, ये ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन का अगर आप तोड़ना चाहते हो, जिसे आपने कहा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, 1 मिनट। बिना ऑक्सीजन का आपने तोड़ने की कोशिश की, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो पूरी तरह से नहीं टूट पाएगा। 3 4 5 एंड 6, जो कार्बन है वो पूरी तरह से नहीं टूटेगा। तो पूरी तरह से नहीं टूटेगा तो ये बन जाएगा आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही बनेगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ग्लूकोज, पूरी तरह से नहीं टूटा, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम है इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। कितने कार्बन का है सर? 2 कार्बन का है। तो क्या पूरी तरह से ग्लूकोज टूटा? नहीं टूटा। वो कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का। यहां कितने कार्बन में टूटा? 2 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल में। तो सर 2 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बने तो 4 ही हुए, इसलिए 2 CO2 भी रिलीज हो जाता है। और तुमने ग्लूकोज को पूरी तरह से नहीं तोड़ा, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो एनर्जी भी पूरी तरह से नहीं निकलेगा और केवल निकलेंगे 2 ATP, केवल निकलेंगे 2 ATP। तो यही है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे आप फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल वो बना, इसलिए आप इसे कहते हो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या बना? इथाइल अल्कोहल बना, बिना ऑक्सीजन का बनाया, इसलिए फर्मेंटेशन कहते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी होता है। चलो उसे भी देख लेते हैं। तो अगर तुमने ग्लूकोज लिया, मान लो ये मसल सेल है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना, और तुम्हारे मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तुम्हारे मसल सेल के अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ऑक्सीजन है ही नहीं, इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो कि ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है।
जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज टूट जाएगा और क्या बनेगा सर, लैक्टिक एसिड। सर लैक्टिक एसिड का फार्मूला, तो ग्लूकोज का हाफ कर दो, ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 12 है तो हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन 3 हो गया, यही हो गया लैक्टिक एसिड। सर ऐसे से कितने बनेंगे, एक लैक्टिक एसिड 1 2 और 3 कार्बन का है, तो ऐसे ऐसे 2 लैक्टिक एसिड बन गए, 2 लैक्टिक एसिड बन गए। एक कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो सर यहां पर तो बैलेंस हो गया, 3 इंटू 2 6। इसलिए लैक्टिक एसिड में कोई CO2 नहीं बनेगा, कोई CO2 नहीं बनेगा। और देखिए ना, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, टूटने के बाद में वो क्या बना, एक ऑर्गेनिक में ही तो कन्वर्ट हुआ। लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक ही तो है, कोई CO2 नहीं बना। और आपको मैंने पिछले क्लास में बोला था, आज फिर से बोल देता हूं, जहां भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होगा वहां वाटर भी नहीं बनते, वहां वाटर बनता ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पास ETS नहीं चलेगा, वाटर नहीं बनेंगे। और पूरी तरह से ग्लूकोज टूटा थोड़ी ना है, इसलिए एनर्जी केवल निकलेगा 2 ATP। यही तो था, आपको 3 टॉपिक यही तो एनसीईआरटी में पढ़ने। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ तो सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में, एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वाटर बना, एरोबिक रेस्पिरेशन है पूरी तरह से टूटा 38 ATP बन गए। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटेगा, जो ग्लूकोज है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पूरी तरह से नहीं टूटा, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक में ही रह गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो कंप्लीट एनर्जी नहीं निकले, केवल 2 ATP निकला। ऑक्सीजन नहीं है तो वाटर भी नहीं बनेगा, यही तो मैंने बोला था। चलिए ठीक है, अब सेकेंड जो था कि एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो वो किस किस स्टेप में होगा, तो ये सभी को मालूम, ये चीज आप सभी को मैंने कई बार बता रखा है, डिटेल से करा दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले जो ग्लूकोज है C6H12O6, वो सबसे पहले एक रिएक्शन में जाएगा जिसका पार्ट ए नाम होगा ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लूकोज टूट जाएगा, ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, तो ये 6 कार्बन वाला टूट जाएगा और टूटने के बाद में ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये सभी को मालूम है। कितने कार्बन के, तो सर 3 कार्बन के, 1 2 3 कार्बन लिख दीजिए ब्रैकेट में। क्या नाम है सर, ए प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। अब क्या होगा, अब डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। अब डिसाइड होगा, पायरुविक एसिड बनने के बाद सोचा जाएगा कि सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है, +O2 है या -O2। अगर सेल में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरुविक एसिड आपको बताया था, दे विल इंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। तो जो पायरुविक एसिड है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सभी को क्रॉस कर जाएगा। और कहां आएगा क्रॉस करके, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड पार्ट होता है जिसे आप मैट्रिक्स कहते हैं, वहां आ जाएगा। और वहां आने के बाद ये पायरुविक एसिड है Pa, यानी पायरुविक एसिड है कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ये वहां जाकर के पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे जिसे मैंने कहा था लिंक रिएक्शन। तो पार्ट बी का नाम क्या है, लिंक रिएक्शन है। कहां हो रहा है, तो ये हो रहा है आपके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड पार्ट है उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। और ये बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, इससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो 2 पायरुविक एसिड थे, 2 बार लिंक रिएक्शन हुआ और 2 एसिटाइल कोएंजाइम बन गए। पार्ट सी में क्या करना है, तो पार्ट सी में करना क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, जो सभी को बहुत डिटेल में बता दिया। इसी डिटेल को मैंने कहा था, इस साइकिल को कहा था क्रेब्स साइकिल।
क्रेब्स साइकिल हो गया कंप्लीट, तो पार्ट सी भी आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था, याद करो, इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान कुछ हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। कौन निकालता है? NAD+ आता है और कन्वर्ट हो जाता है NADH और H+ में। हाइड्रोजन कौन पकड़ के ले गया? NAD+ आया, हाइड्रोजन लेके गया। इसी लिंक रिएक्शन में आपने पढ़ा था ना, NADH बनता है। क्रेब्स साइकिल में भी NADH बनता है और कहीं कहीं तो FADH2 भी बनता था। सर ये क्या करेगा? NADH या FADH2 बना था सर, ये क्या करेंगे? तो बोले ये हाइड्रोजन को पकड़ लिया है और ये हाइड्रोजन को पार्ट 4 में, डी पार्ट में, जिसका नाम है ETS, जिसका नाम है ETS, वहां ले जाकर के ये हाइड्रोजन को ना हैंड ओवर कर देंगे। जो NADH उसके पास हाइड्रोजन है, FADH2 उसके पास हाइड्रोजन है, हैंड ओवर कर देंगे किसको? ETS को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और वहां बड़ा इनोवेटिव रिएक्शन हो, वहां ढेर सारे ATP बनेंगे। आपको बताया था कि एक NADH आएगा तो एक NADH के हेल्प से 3 ATP का फॉर्मेशन किया जाएगा। जब एक FADH2 आएगा तो 2 ATP का फॉर्मेशन किया जाएगा। यही तो हमने पढ़ा था, यही तो हमने पढ़ा था। तो यही तो पूरा मैंने डिटेल से आपको पूरा चीज बता रखा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो कहीं पास है ही नहीं, कहीं पर कोई कंफ्यूजन का सवाल है ही नहीं। अब देखो, एक आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहने का मतलब जो 38 ATP बने हैं वो कहां कहां बने। जो 38 ATP तुम्हारा बना है, या वाटर बने हैं या CO2 बना है, वो किस स्टेप पे बना? ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बने, लिंक में कितना बना, सब मैंने करा रखा है ना। लेकिन फिर भी उसे शॉर्ट में समझ लीजिए। मैंने बोला था कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में एक जो ग्लूकोज आएगा, C6H12O6, एक ग्लूकोज जो आएगा, ठीक है, वो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। टोटल कितने स्टेप के थे? 10 स्टेप के थे। और 10 स्टेप करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड कितने कार्बन के? सर 3 कार्बन के। लेकिन मैंने क्या बताया था? 10 स्टेप याद कीजिए। जो 10 स्टेप हुआ था उसमें स्टार्टिंग के 2 स्टेप पे हमने एक एक ATP खर्च किया था। यानी स्टार्टिंग में आपने एक फर्स्ट स्टेप पे और एक थर्ड स्टेप पे, अगर याद हो तो, फर्स्ट और थर्ड पे एक एक ATP खर्च किया था माइनस में। लेकिन बाद में जाकर के ये आपको 7th स्टेप और 10th स्टेप पे ATP दिया था। 2 ATP 7 पे, 2 ATP आपको 10 पे मिला था, तो 4 ATP का गेन हुआ। ये ATP ETS ने नहीं बनाया। मैंने बोला था इस चैप्टर में या तो ATP ETS बनाएगा तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहेंगे, या तो डायरेक्टली सबस्ट्रेट बनाएगा, वो एनर्जेटिक है, वो बनाएगा, उसे SLP कहेंगे। यही तो मैंने बताया था। तो 4 ATP SLP से बन गए। बोले क्लियर है। लेकिन यहां पर मैंने बताया था जो स्टेप 6 बड़ा इंपॉर्टेंट था। स्टेप 6 में ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन सर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ट्रिक क्या था कि देखिए 12 हाइड्रोजन, ग्लूकोज में कितना हाइड्रोजन है? 12। 12 अलग अलग स्टेप पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस में केवल 2 बार होगा, बाकी लिंक रिएक्शन में होगा, बाकी क्रेब्स साइकिल में होगा। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 बार ऑक्सीडेशन होगा। कौन ले जाएगा हाइड्रोजन? तो यहां पास आएगा NAD+ नाम का सब्सटेंस। वो हाइड्रोजन को पकड़ेगा और कन्वर्ट करेगा NADH और H+ में। NADH और H+ में कन्वर्ट कर देगा। सर कितने? तो मैंने क्या बोला, टोटल हाइड्रोजन कितने? 12 है। पूरे चैप्टर में 12 बार हाइड्रोजन निकाला जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो 2 बार हम लोग ऑक्सीडेशन कहां कराएंगे? ग्लाइकोलिसिस में। और 2 NADH बन गया, बस ग्लाइकोलिसिस फिनिश्ड।
ग्लाइकोलिसिस फिनिश्ड, हो गया। तो बोलेंगे सर इसका हिसाब किताब थोड़ा बता दीजिए, बैलेंस शीट पहले ही बताया, लेकिन क्योंकि एक बार समझ लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने एटीपी बने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने CO2 बने? बोले सर ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का, कहीं भी CO2 नहीं बना, कहीं भी CO2 का रिलीज नहीं हुआ। आंसर 0, कहीं भी CO2 का रिलीज नहीं हुआ। बोले ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने एटीपी बने, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो एटीपी बनने के दो कहानियां हैं। एक एटीपी जो ईटीएस से बनेगा उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहेंगे, या डायरेक्टली सबस्ट्रेट बनाएगा उसे एसएलपी कहेंगे। अब बताइए, आपको बहुत सिंपल सा बताया, एसएलपी कितना बन रहा है, यहां पर लिखा हुआ है एसएलपी 4 एटीपी, लिख दीजिए 4 एटीपी। सर ओपी से कितना बनेगा? तो ओपी क्या होता है, जो ईटीएस एटीपी बनाएगा उसे ओपी कहते। सर ईटीएस कितना एटीपी बनाएगा? कहानी बड़ा सिंपल है। ग्लाइकोलिसिस में 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ और 2 एनएडीएच बने। ये एनएडीएच ईटीएस के पास जब जाएगा तो एक एनएडीएच से कितने, 3 एटीपी बनते, तो 2 एनएडीएच से 6 एटीपी बन जाएंगे, हो गया। तो ओपी से कितना बना, 6 एटीपी। लेकिन आप यहां पर ध्यान से सीखिएगा, इस एटीएस को चलाने के लिए बेटा पहला रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन मस्ट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए अब टोटल एटीपी पूछा जाए तो 4 + 6 कितना एटीपी कर दीजिएगा, 10 एटीपी। लेकिन सर स्टार्टिंग में हमने कुछ एटीपी खर्च भी तो किया था। सर 2 एटीपी खर्च किया था ना, तो -2 एटीपी कर दीजिए। तो टोटल नेट कितना बचा, 8 एटीपी। नेट गेन इज द 8 एटीपी, हो गया। ठीक है ना। वाटर ऐसे बैलेंस करने के लिए नहीं आता है ना, वाटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बना, आंसर 8 एटीपी। लेकिन सर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होंगे तो कितना एटीपी बनता? अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करे सेम प्रोसेस चलेगा, लेकिन बस याद रखना है एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईटीएस नहीं चलेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पर 6 एटीपी को आप कट कर दीजिएगा, इस 6 एटीपी को आप हटा दीजिएगा, तो केवल कितना बनेगा, 2 एटीपी। याद रखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनते और एरोबिक में 8 एटीपी बनेगा। ठीक है। वाटर का अगर हिसाब किताब अगर आपको क्लियर होगा तो वाटर बनाने के तरीके थे, जो ईटीएस के हेल्प से बनेगा उसे मेटाबॉलिक कहा था, और जो डायरेक्टली कोई सबस्ट्रेट बनाना चाहता है उसे हमने कहा था डायरेक्ट वाटर। अगर याद होगा तो देखिएगा ना। सर मेटाबॉलिक वाटर कितने बनेंगे, तो कितने बार एनएडीएच बना, 2 बार, तो 2 वाटर बन गए। सर डायरेक्ट वाटर कितना बनेगा, अगर याद हो तो ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का है, उसमें जो 9th नंबर का स्टेप है वहां भी 2 वाटर बनते थे, अगर याद होगा तो, जिसे मैंने कहा था डिहाइड्रेशन। तो 2 वाटर, स्टेप 6 पे एनएडीएच बना उससे 2 वाटर और 2 डायरेक्ट, टोटल हो गए 4 वाटर। लेकिन स्टेप 6 में 2 वाटर खर्च भी किया था, जब हमने फॉस्फेट को जोड़े थे ना, तो वहां पर 2 वाटर खर्च भी किया गया था, तो नेट हो गया 2 वाटर। तो यही था आपको ग्लाइकोलिसिस का 100% आंसर करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ठीक है यहां तक मेरी मिस से। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, चलो फटाफट बताइए। ये बताइए कि ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने स्टेप के थे। चलो अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछने जाता हूं फटाफट। ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने स्टेप के थे? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ना। ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने स्टेप का है? ठीक है, तो टोटल होंगे, इट इज अ 10 स्टेप। चलो सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को
साइंटिस्ट के नाम पे रखा था। 3 साइंटिस्ट है, उनका नाम याद रखना है, जिसको मैंने कहा था इम्बडन, मेयरहॉफ एंड पारनास। इन 3 साइंटिस्ट के नाम पे हमने कौन सा पाथवे रखा था? चलो बोलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस को 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था। इस 3 साइंटिस्ट के पहला लेटर, पहला नाम था इम्डन, तो उसका नाम हो गया ई। दूसरा का नाम था तो उसके नाम पे एम, और तीसरे के नाम पे होगी, उसे हम लोग कहते थे ई। चलो फटाफट, अगर मान लो सेल के अंदर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, तो बताइए अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो टोटल एटीपी कितना बनेगा? अगर सेल के अंदर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में ग्लाइकोलिसिस के दौरान टोटल एटीपी कितने बनेंगे? चलो बाकी बच्चे करो आंसर। सिमरन क्या कर रहे हो? अभी बताया मैंने, केवल राज आंसर किया है, ललितेज आंसर करो, ठीक है, कल्पना ने किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? ठीक है, अभी तो मैंने बताया अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो ओपी वाला पार्ट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो वहां पर 2 एटीपी केवल बनेंगे, क्योंकि 6 एटीपी तो बनेगा नहीं, अभी तो मैंने बताया था। चलो थर्ड, ये बताइए जो लिंक रिएक्शन होगा, वो तो मैंने सबको बताया, लिंक रिएक्शन तो बहुत ही आसान सा था कि लिंक रिएक्शन के दौरान 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आए थे और इस दौरान क्या हुआ था? पायरुविक एसिड 3 कार्बन के थे, उनमें से 1 कार्बन मैंने निकाल दिया, तो 2 पायरुविक एसिड है, तो यहां पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। और इस दौरान 2 बार ऑक्सीडेशन भी होगा, 2 NADH भी बनेंगे, NADH भी बनेंगे, 2 बार ऑक्सीडेशन होगा, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, और ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बताइए, जो लिंक रिएक्शन है उसे करने के लिए कॉम्प्लेक्स एंजाइम की जरूरत होती है, उसका नाम बताइए। मैंने पिछले क्लास में जब पढ़ाया वो तो बहुत अच्छे से बताया होगा आपको। इस लिंक रिएक्शन को करने, यही लिंक रिएक्शन, दिस इज द लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत होती है, इस एंजाइम का नाम बताइए। किसी को याद नहीं है? एक राज ने बताया, बाकी बच्चे? लिंक रिएक्शन को करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम बताइए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? उसका नाम था PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। और इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक मिनरल्स चाहिए, उसका नाम बताइए। इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार नीट का क्वेश्चन आया, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो याद रखना है Mg+2 मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये आप फटाफट लिंक रिएक्शन का अब भर दीजिए। क्या? बैलेंस शीट, यानी लिंक रिएक्शन में आपको बताना है, लिंक रिएक्शन के दौरान बताना है कि कितने बार CO2 निकला, ऊपर में आंसर लिखा है, कितने एटीपी बने, कितने एटीपी डायरेक्ट बने यानी SLP, और कितना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से बना, वाटर कितने बने, वाटर बनने का तरीका है या तो ETS बना है तो उसे हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर, और कुछ वाटर डायरेक्टली बनेगा उसे कहेंगे डायरेक्ट वाटर। चलिए आंसर कीजिए इस बार, बहुत ही आसान सा है, ऊपर में आंसर भी लिखा हुआ है। तो लिंक रिएक्शन के दौरान कितने CO2 रिलीज होंगे? लिंक रिएक्शन के दौरान कितने CO2 रिलीज होंगे? फटाफट, एक राज ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर करो। ठीक है, तो कितने CO2 रिलीज होंगे? तो देखिए रिएक्शन को यहां पर देखिए, तो ऊपर में लिखा है 2 पायरुविक एसिड है,
एक पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो आंसर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए एटीपी पाइए, कितने एटीपी बन रहा है? बोले सर एटीपी 0 बन रहा है। सर 0, कोई भी एटीपी अभी नहीं बना है सर। यहां 2 NADH बने और NADH ETS में जाएगा, एक NADH से 3 ATP बनेंगे, तो 2 NADH है तो यहां बनेंगे 6 ATP, 6 ATP बनेगा। तो आंसर क्लियर है, एकदम सिंपल सी कहानी। बोले ठीक है, चलिए वाटर बताइए तो मेटाबॉलिक वाटर कितना बनेगा? हाउ मेनी मेटाबॉलिक वाटर विल फॉर्म? हाउ मेनी मेटाबॉलिक वाटर विल फॉर्म? बोलो सभी लोग फटाफट। मेटाबॉलिक वाटर वो होता है जो ईटीएस से बनता है, ईटीएस से जो वाटर बनते हैं उसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। एक एनएडीएच है, ईटीएस में जाएगा, एक वाटर बनेंगे, तो यहां पर 2 एनएडीएच बने, 2 एनएडीएच बना है, तो 2 एनएडीएच इज इक्वल टू द 2 वाटर। सबस्ट्रेट में कोई वाटर नहीं बना, तो यहां पर लिख दीजिए आंसर 0। यहां पर आंसर क्या लिख दिए? 0। तो चलो अब ध्यान से देखिए, तुम्हें इस पूरे चैप्टर में 38 एटीपी ढूंढना है। पूरे चैप्टर में तुम्हें क्या ढूंढना है? 38 एटीपी। लेकिन अभी तक तुम्हें कितने एटीपी मिले? काउंट कीजिए। तुमने अगर पढ़ा ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस में मैंने क्या बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते हैं ना, तो ग्लाइकोलिसिस में मिला था 8 एटीपी, अगर याद है तो अभी बताया था। और लिंक रिएक्शन में मिले, लिंक रिएक्शन में मिला कितने? 6 एटीपी। तो टोटल एटीपी अभी तक कितने हो गए? 14 एटीपी। और तुम्हें ढूंढना कितना है? 38। तुम्हें ढूंढना कितना है? 38। तो अब कितना एटीपी मुझे चाहिए? तो मुझे ढूंढना था 38 और तुम्हें अभी तक 14 मिल गए। इसका मतलब है कि मुझे बेटा 24 एटीपी की तलाश है। 24 एटीपी मुझे अभी ढूंढना रह गया है, 24 एटीपी ढूंढना है। अब 24 एटीपी कहां से मिलेगा? तो एक ही पार्ट बचा है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल मुझे देगा 24 एटीपी। अब समझ में आ रहा है कुछ? तभी तो 38 पूरा कीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी बना, लिंक रिएक्शन में 6 एटीपी बना, टोटल हो गए 14। और आप क्या पढ़ते हो? एक ग्लूकोज टूटता है तो 38 एटीपी बनाता है, यानी कि तुम्हें 24 एटीपी और चाहिए, यानी कि अभी हमें 24 एटीपी कौन देगा? तो उसका सिंपल आंसर है क्रेब्स साइकिल। हाँ, तो बोले सर कैसे? चलिए देख लेते हैं, क्रेब्स साइकिल का फटाफट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको याद क्या रखना था? इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूजन है मैं बता रहा हूं। आपने खाया एक ग्लूकोज, आपने खाया एक ग्लूकोज, 1 मिनट, आपने खाया है 1 ग्लूकोज, ठीक ठीक है। और ग्लूकोज के खाने से, ठीक है, ग्लूकोज के खाने से बना 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड जो है वो जाएगा लिंक रिएक्शन में और बनेगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। कंफ्यूजन कहां है? ध्यान से सुनिए, जो सभी के दिमाग में चलता है। देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए चलेगा क्रेब्स साइकिल में। ध्यान से सुनिएगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है ना, एक एसिटाइल कोएंजाइम एक बार क्रेब्स साइकिल रन करेगा, एक बार क्रेब्स साइकिल रन करेगा ना। तो टोटल क्रेब्स साइकिल कितने चलते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा गया तुमने एक ग्लूकोज खाया है, तो बोले ठीक, कितने पायरुविक एसिड बने? 2। कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने? 2। तो क्रेब्स साइकिल कितना चलेगा? 2 बार चलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि एक क्रेब्स साइकिल से कितना एटीपी बनेगा, तो ध्यान से आंसर करना है। ग्लाइकोलिसिस से बने 8 एटीपी, लिंक रिएक्शन से बना 6 एटीपी, 14 हो गए। तुम्हें ढूंढना है 24। लेकिन 24 कब बनेगा? जब 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आंसर में पूछा गया एक क्रेब्स साइकिल से कितना बना, तो आपका आंसर होगा 12। लेकिन क्रेब्स साइकिल तो 2 बार चलना है,
तो 12 इंटू 2 कर दीजिएगा 24। आया समझ में? टोटल एटीपी क्रेब साइकिल से कितना बना है 24, लेकिन क्रेब साइकिल तो 2 बार चलेगा, तो आप एक क्रेब साइकिल का आंसर निकालिएगा, कितना होगा 12। अभी निकाल के देखेंगे तो 2 बार क्रेब साइकिल कर दीजिएगा तो आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखें कि क्रेब साइकिल से जो एक क्रेब साइकिल से 12 एटीपी कैसे बनते। चलो फटाफट आप बताइए फटाफट, क्रेब साइकिल कितने स्टेप का है फटाफट। क्रेब साइकिल कितने स्टेप का प्रोसेस है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया। क्रेब साइकिल टोटल कितने स्टेप का होता है, सभी को मैंने बहुत अच्छे से बताया। क्रेब साइकिल टोटल कितने स्टेप का है, आंसर होगा टोटल 10 स्टेप का। क्रेब साइकिल का कुछ और भी नाम है क्या, क्रेब साइकिल का कुछ और नाम है, इसका कुछ और नाम भी कहते हैं, कुछ मैंने बताया था आपको, बोलिए फटाफट, केवल राज ने बताया। हाँ, तो इसका नाम है सर, पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनेगा, इसलिए नाम पड़ेगा सिट्रिक एसिड साइकिल। पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनेगा तो नाम पड़ेगा सिट्रिक एसिड साइकिल ना। इसके अंदर 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होंगे तो नाम पड़ेगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो कभी क्वेश्चन आया तो गड़बड़ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बोले सर 12 एटीपी कैसे बने, बोले एकदम सभी को याद है, जो आपके 12 स्टेप होंगे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, फटाफट रिवीजन कर लेना, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और 10। आपको सीखना है कि क्रेब साइकिल में टोटल कितने एटीपी बनते। बोले ठीक है सर, रूल, तो रूल बहुत स्वीट सा था, बहुत ही आसान सा था कि जो भी स्टेप आपके इवन नंबर के हैं उन्हें पहले लिखिए। बोले सर कौन कौन होता है इवन नंबर, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसमें से 2 को कट कर दीजिए, बचे कौन, 4, 6, 8 और 10। यहां पास होगा इस सारे स्टेप पे, जो 4 स्टेप है, यहां होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके हेल्प से होगा, तो जो आपका फोर्थ स्टेप है नैड के हेल्प से होगा, NADH और H+ बनेंगे, बहुत अच्छे से आपको बताया। जो 6 स्टेप होगा नैड के हेल्प से होगा, NADH और H+ बनेंगे। और जो 10th स्टेप होगा वो भी होगा NAD+ के हेल्प से, NADH और H+ बनेंगे। लेकिन नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इस क्रेब साइकिल में कहां पास ऑक्सीडेशन फैड से होता है। अगर नीट का पेपर तुम चेक करोगे तो ये क्वेश्चन बेटा हमेशा पूछा जाता है, कहां पास होगा, आपका आंसर होगा 8 स्टेप। 1 नैड से नहीं होगा, फैड से होगा और FADH2 बनेंगे। ठीक है, चलिए अब एटीपी काउंट कर, एक जो NADH है, एक जो NADH है, तो एक NADH इज इक्विवेलेंट टू द 3 ATP। एक NADH ETS में जाएगा 3 ATP, ये NADH ETS में जाएगा 3 ATP, ये NADH ETS में जाएगा 3 ATP। कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक FADH2 ETS में जाएगा तो केवल 2 ATP बनाएंगे। ये NCERT में भी था, और जब मैंने तुम्हें ETS पढ़ाया था, जब तुम्हें मैंने ETS पढ़ाया था तो बोला था FADH2 से केवल 2 ATP बनते। तो टोटल ATP काउंट कर लीजिए, तो 3, 3, 6, 2, 8 और 3, 11। तो ये 11 ATP बने। लेकिन तुम बोलोगे सर हमें तो 12 ATP चाहिए था, तो मैंने बताया भी था, अगर याद है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो स्टेप नंबर 7 है वहां पर डायरेक्टली एक एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ जाता है। स्टेप 7 से एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी निकलने से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसी को आप SLP कहते हैं। डायरेक्टली एटीपी किसने बनाया, सबस्ट्रेट ने बनाया। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन भी था, एक क्रेब साइकिल में कितने बार SLP चलेगा, आपका आंसर था केवल एक बार स्टेप 7 पे। तो टोटल एटीपी कितने हो गए, टोटल एटीपी हो गए 11 एटीपी हो गए आपके ETS वाले से, और एक एटीपी 7 स्टेप पे डायरेक्टली बन गया, तो टोटल एटीपी आपने निकाल लिया 12 एटीपी। टेंशन फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए।
सर क्रेब साइकिल कितने बार चलेगा? 2 बार। तो कितने हो गए एटीपी? 24। एक क्रेब साइकिल से 12, 2 क्रेब साइकिल से 24। तो यहां पर ये कहानी क्लियर हो गई। 2 क्रेब साइकिल से 24 हो गए। सर लिंक रिएक्शन में 6, 24 और 6 कितने होते? 30। और 8 एटीपी हो गए ग्लाइकोलिसिस में, तो हो गए 38। प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व। यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये रिस्पिरेशन में तो पढ़ते हैं 6 CO2 रिलीज होता है, C6H12O6 को तोड़िएगा ऑक्सीजन के हेल्प से, तो आपको मैं बार बार क्या बताता हूं, 6 CO2 विल रिलीज, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सर कहां से, कहां से 6 CO2 आपको बैलेंस करके बताइए। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में 0 CO2 आपने बनाया था, कोई CO2 नहीं निकलता। लिंक रिएक्शन में 2 CO2। और ध्यान से सुनिएगा, जब आपने क्रेब साइकिल रन किया था, अगर याद हो तो मैंने बोला था वहां पर कुछ कोहली वर्ड आया था, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, जो यहां पर कुछ कोहली नाम का सब्सटेंस आया था। वहां पर क्या हुआ था, वहां पास 5वें स्टेप पे एक CO2 निकला था और 6ठे स्टेप पे एक CO2 निकला था। अगर आपको याद है तो 5th और 6th एक एक स्टेप पे एक एक CO2 निकल गया था। मैंने बताया था ना, कोहली से आगे एक CO2, कोहली से एक पीछे CO2 का रिलीज होगा, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा। सर क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि क्रेब साइकिल में इंटर कौन किया है? एसिटाइल कोएंजाइम है। और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। तो ये 2 स्टेप में, ये 2 स्टेप में अपने CO2 को रिलीज कर देगा। तो कहां कहां? 5वें और 6ठे पे। यानी एक क्रेब साइकिल में 2 CO2 रिलीज हो गए। अब बताइए क्रेब साइकिल कितने बार चलेगा? सर क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा। तो 2 बार अगर चलेगा क्रेब साइकिल, तो टोटल CO2 कितने हो गए? 2 बार क्रेब साइकिल का अगर जोड़िएगा तो टोटल 4 CO2, 4। लिंक रिएक्शन में सर 2, 4 और 2 कितने होते हैं? 6। ग्लाइकोलिसिस में सर 0। तो आपको CO2 का बैलेंस भी आ गया, CO2 का बैलेंस आ गया। ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 नहीं। लिंक रिएक्शन 2 पायरुविक एसिड थे, 2 CO2। 2 एसिटाइल कोएंजाइम बना, एक एसिटाइल कोएंजाइम एक बार क्रेब साइकिल में जाएगा। कितने कार्बन के? 2 कार्बन। तो 5वें और 6ठे स्टेप पे एक एक कार्बन निकल जाएंगे। तो सर 2 एसिटाइल कोएंजाइम 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा ना, एकदम। तो 4 CO2 हो गए, और यहां से 2, 4 और 2 कितने हो गए? 6 CO2 का हिसाब किताब क्लियर। मेरे से एकदम क्लियरिटी, दिमाग में एकदम क्लियरिटी रखो, 100% चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखिए, एक वर्ड आएगा, कभी कभी तुम पढ़ोगे तो एक वर्ड तुम्हें परेशान करेगा। ये देखिए, ये एक ग्लूकोज है, C6H12O6। आपने एरोबिक रेस्पिरेशन किया, 6O2, क्या बने? 6CO2। क्या बने? 6H2O। लेकिन अगला वर्ड को ध्यान से देखना, ये नीट के क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा और तुम्हें बनाने टाइम में थोड़ा सा परेशानी होता है। आंसर लिखेगा 38 ATP, लेकिन कुछ जगह पे मिलेगा आपको स्लैश करके 36 ATP। यानी कहता है कि कभी कभी ग्लूकोज 36 ही ATP बनाता है, कभी 38 बनाता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कभी कभी तुम देखोगे ना, हमारे बॉडी के अंदर में कुछ सेल, जैसे ब्रेन वाले सेल, न्यूरॉन वाले सेल ना, मसल वाले सेल, तो ये बेटा 36 ATP बनाते। बाकी किडनी का सेल हो गया, बाकी सेल, लीवर के सेल हो गए, वो बेटा 38 बनाते हैं। बोले ये क्या चक्कर है सर? ये क्वेश्चन जब तुम बनाते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो सर मानेंगे किसको? किसी में 38 है, किसी में ऐसे कैसे हो सकता है? 36 के हमने तो 38 का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये 36 कैसे आ गया सर? मसल सेल में, ब्रेन वाले सेल में 36 ही क्यों बना? रीजन। किडनी वाले सेल में, लीवर वाले सेल में 38 बन रहा है, सर रीजन क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? तो ये बहुत डिटेल में तुम्हें नहीं जाना, ये तुम्हें बहुत डिटेल में नहीं जाना। तो बोले सर कैसे? तो देखिए, बहुत डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन आप समझिए चीजों को ध्यान से।
ठीक है ना, वहां से क्लियरिटी आ जाएगा, वहां से आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाएगा ऐसा क्यों होता है, और क्वेश्चन बनाने टाइम में आता है। देखिए, जब आपने ग्लाइकोलिसिस के नाम पे एक ग्लूकोज लिया था, C6H12O6, एक ग्लूकोज लिया था, और आपने इस ग्लूकोज को तोड़ा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज टूट गया, और ग्लूकोज टूटने के बाद बने 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बोले ठीक है। अब देखिए, इस दौरान आपको याद कीजिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ आया था। बोले ठीक, और ये कन्वर्ट हो गया NADH और H+ में। बोले हाँ सर ठीक है। अब बताइए, इस NADH को ATP बनाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, सोचो, सोच करके बताना। इस NADH और H+ को जाएगा ETS में, लेकिन ETS कहां है, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना। यहां देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ETS कहां लोकेटेड है, तो आंसर है ETS लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ETS यहां है, यहां ETS, दिस इज द ETS, ये ETS है, ETS यहां लोकेटेड है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इससे NADH को ETS में नहीं, यहां जाना पड़ेगा। इस NADH को अगर आपको 6 ATP बनाना है तो ETS में जाइए, ठीक है। ETS कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, वहां जाना तो पड़ेगा ना। तो ध्यान से सुनिए, NADH यहां से चलता तो सही है, ये NADH 2 चला, उसको क्या है बेटा, 6 ATP बनाना, लेकिन जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो अलाउ कर देगा। देखिए ध्यान से सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसे कहां जाना है NADH को, ETS में। आउटर मेम्ब्रेन बोलेगा मैं परमिएबल हूं, जाओ, मैं परमिएबल हूं, अब क्रॉस करके जा सकते हो, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपको आना पड़ेगा कहां, पहले मैट्रिक्स में आना पड़ेगा, आपको यहां आना पड़ेगा, आपको यहां आना पड़ेगा मैट्रिक्स में, फिर मैट्रिक्स से आपका NADH कहां चला जाएगा, ETS में चला जाएगा, तो आपको मैट्रिक्स में आना पड़ेगा ना, लेकिन वो दरवाजा तो बंद है, आप अंदर नहीं आ सकते। यानी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, NADH के लिए इम्परमिएबल है, वो जा नहीं सकता। अगर जाएगा नहीं तो ATP बनेंगे नहीं, NADH ATP में कन्वर्ट होगा नहीं। तो बोले सर अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, वापस से मैंने बोल दिया, जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो NADH के लिए परमिएबल है, परमिएबल है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो है इम्परमिएबल, वो जाना अलाउ नहीं करेगा। और आपको जाना है पहले मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में जाकर के आप वो हाइड्रोजन जो है वो ETS को डोनेट करना है आपको, तब 6 ATP बनेंगे। बोले सर कैसे होगा फिर, इसलिए यहां पास NADH तो फंस गया ना, NADH तो अंदर आ नहीं पा रहा है। NADH का जो हाइड्रोजन है, NADH को बोला देखो तुम तो नहीं आ सकते, तुम्हारा एंट्री तो बैन है, तुम तो आ नहीं सकते, तुम्हारा हाइड्रोजन को मैं लाऊंगा, मैं कोई थर्ड पर्सन है, एजेंट है, इस एजेंट का नाम है शटल। अब उस हाइड्रोजन को लाने के लिए कुछ हमारे अंदर शटल चलते ना, तो ये एक शटल है जिसका नाम है मैलेट स्पार्टेट शटल। ध्यान से सुनना, मैलेट स्पार्टेट शटल। शटल क्यों नाम दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है एक और शटल चलाने का, जो हमारे ब्रेन में मसल सेल में चलेगा, जिसका शटल का नाम होगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ठीक है, ये शटल क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर कभी तुम दिल्ली एयरपोर्ट पे चले जाओ, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली में, वहां चले जाओ, और ऑटो से जाओ, अपनी गाड़ी से नहीं, ऑटो से जाओ, ठीक है। जैसे ही तुम जाओगे तो जहां से एयरपोर्ट है उससे 2 से 3 किलोमीटर पहले ही एक चेक पोस्ट आएगा, वहां पर रोक देगा,
आप ऑटो से गए हो, बस से गए हो, ठीक है, वहां पर रोक देगा आपको। बोले क्यों? बोले यहां से आप अलाउड नहीं हो, यहां से आप अंदर नहीं जा सकते। यानी आप एयरपोर्ट का स्टार्टिंग वाला गेट को क्रॉस करो, बहुत सारे गेट होते हैं, 3 किलोमीटर पहले एक दूसरा गेट मिलेगा, यानी मान लो इनर मेम्ब्रेन, बोलेगा नहीं यहां से अलाउड नहीं। तो बोले जाना तो 3 किलोमीटर पैदल जाएंगे। बोले नहीं, बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ, सामान लेकर के उतार लो और यहाँ बैठ जाओ। इसे नाम होगा शटल बस, उसका नाम ही लिखा रहेगा ऊपर में, शटल बस। अब क्या करें, शटल बस पे अब बैठ जाइए, शटल बस आपको यहां से ले जाएगी और आपको ले जाके एयरपोर्ट पे छोड़ देगी। तो आपका ऑटो स्टार्टिंग के गेट के लिए अलाउड था, लेकिन जो लास्ट गेट है वहां पर रोक दिया गया। बोले नहीं नहीं, ऑटो के अलाउड नहीं है। तो बोले कैसे जाएंगे फिर एयरपोर्ट? शटल से चलना है। इसी तरह से एनएडीएच आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया, इनर मेम्ब्रेन ने बोला तुम इम्परमेबल, तुम्हें जाने नहीं देगी। तो बोले क्या करेंगे, मैं हाइड्रोजन पकड़ के लाया हूं, 2 एनएडीएच हूं, हाइड्रोजन पकड़ के लाया हूं, ईटीएस को देना है। बोले टेंशन मत लो, मेरे पास शटल है, शटल आएगा और इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। 2 एनएडीएच थे, शटल गया और यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में वो मैट्रिक्स में आ गया। और मैट्रिक्स में आने के बाद में यानी कि यहाँ पर 2 एनएडीएच आए थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच आया था। एनएडीएच को बोला भैया आप जा नहीं सकते हो, अपना हाइड्रोजन मुझे दो। मैलेट ने बोला मुझे दे दो, ले लिया मैलेट, स्पार्टेट में कुछ कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और ये लौट गया, ठीक है, हाइड्रोजन लेकर के कहां गया, मैट्रिक्स में। और आने के बाद में वो हाइड्रोजन, मैलेट स्पार्टेट ने वो हाइड्रोजन वहां मैट्रिक्स के एनएडी प्लस को दे दिया। तो वहां का एनएडीएच से लाया, यहां के एनएडी प्लस को दे दिया और वापस से कन्वर्ट हो गए एनएडीएच और H प्लस। बोलो अब ये एनएडीएच ईटीएस में जाएगा, वहां से हाइड्रोजन पकड़ा, यहां के एनएडी प्लस को दे दिया, अब ये एनएडीएच ईटीएस में जाएगा और 6 एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। बोले सर ठीक तो है सर, की दिक्कत क्या है? दिक्कत सेकंड वाले में, दिक्कत यहां है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वाले में। बोले सर क्या दिक्कत है? ये जो शटल है देखो कैसे बदमाशी करेगा। शटल चला, यहां से एनएडीएच आया, यहां से कौन आया, 2 एनएडीएच आए। एनएडीएच को बोला देखो तुम तो जा नहीं सकते हो, हाइड्रोजन मुझे दे दो। ठीक है, दे दिया इसने, शरीफ है, दे दिया। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ने पकड़ लिया और हाइड्रोजन लेके मैट्रिक्स में आया, और ये हाइड्रोजन नैड को ना दे करके, ये हाइड्रोजन नैड को ना दे करके फैड को दे दिया। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पकड़ा और यहां नैड को ना दे करके फैड को दे दिया, तो यहां बन गए नैड के जगह बन गए 2FADH2। बनना क्या चाहिए था, NADH, बन के आ गया FADH2। बोले ठीक। अब FADH2 जब ETS में जाएगा, अब सोचो 2 NADH चला था, रास्ते में किसी ने पकड़ लिया उसका हाइड्रोजन और फैड को दे दिया। FADH2 तो केवल 2 ATP बनाता है ना, तो 2 FADH2 है तो केवल ATP कितने बनेंगे, 4 ATP बनेंगे। तो बताइए ये वाला शटल चला तो 6 की जगह केवल क्या बने, 4 ही एटीपी बने ना, 2 एटीपी का लॉस हो गया। तो जिस सेल में आपका ये शटल चलेगा तो 6 की जगह कितने बन गए, 4, 2 एटीपी का लॉस हो गया, तो उस जगह पे केवल बनेंगे 36 एटीपी। उस जगह पर क्या बनेंगे, 36 एटीपी। लेकिन जहां पर ओरिजिनल वाला शटल चला, मैलेट स्पार्टेट वाला, वहां बने 38 एटीपी। अब आई थिंक आपको दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। तो इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस जानना है जो शटल ने बदमाशी कर दी, वहां से लाया तो बेटा तुम्हारे मम्मी ने आपको, बेटा कोई रिलेटिव ने दिया तो 200 रुपए, आपकी मम्मी को कि दे देना बेटा को, आपकी मम्मी ने दिया बेटा 100 रुपए। होता है ये घर में आपके, होता है। पापा ऐसा नहीं करते, पापा को 200 रुपये मिला, आपको बेटा 200 रुपया दे दी। लेकिन मम्मी क्या करती, कोई रिलेटिव ने दिया 200, बेटा 100 रुपया रख लेगी और तुम्हें बोलेगी 100 ही रुपया मिला था। तो तुम्हें तो 100 रुपया का मम्मी के थ्रू तो नुकसान हो गया। तो पापा वाला शेड्यूल ठीक, जितना आया उतना बना। मम्मी वाले में बेटा गड़बड़, पैसे का लॉस हो रहा है। तो हमारे जिस सेल में मम्मी वाला शटल चलेगा वहां पर एटीपी कम बनेंगे। कितने बनेंगे, 36। और जहां पापा वाला चल रहा है वहां 38 बनेंगे। तो चलो किसे किसे ये शटल पाथवे क्लियर हो गया।
चलो एक बार हैंड रेज करो, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तुम लोग कुछ रिस्पॉन्ड तो करो। क्लियर है शटल पाथवे? कर लोगे? इसलिए क्वेश्चन बनाने के दौरान मिलेगा तो थोड़ा ध्यान देना कि शटल पाथवे हो गया तो 36 वाला भी बन सकता है, 38 भी बन सकते हैं, तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। चलो नेक्स्ट, अब छोटे एक दो पॉइंट और बचे, वो भी मैं बता देता हूं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। देखो ध्यान से। हाँ राजादित्य बोलो, अपने क्वेश्चंस को बोलो तुम। एक मिनट, मैं तुम्हें पहले अनम्यूट कर, हाँ अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो, क्वेश्चन बोलो। क्लियर है? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हो। चलो ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना नीट के, तो एक क्वेश्चन और मिलेगा। हाँ FADH2, अरे मम्मी से लिया तो मम्मी से बेटा लॉस ही होगा पैसा लेने में। कभी लिया है? कोई रिलेटिव ने पैसा वैसा दिया है कभी तुम्हें? तुम नहीं हो तो जाने टाइम में बेटा पैसा मिलता है, मालूम है? तो बेटा मम्मी को मिलेगा, कभी भरोसा मत करना। मम्मी को अगर 500 रुपये मिलेगा, तुम्हें बेटा 200 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब करते रहो फोन, कौन फोन करता है ना? तो यही होता है, बस इतना याद रखना। चलो ठीक है, तो पापा वाला सिस्टम चल रहा है या मम्मी वाला, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुमने एक ग्लूकोज तोड़ा, C6H12O6, किसके हेल्प से? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या बना? 6CO2। क्या बना? 6H2। और यहां पर 38 ATP की जगह पे वो लिखेंगे 686 किलो कैलोरी एनर्जी बना। ध्यान सुनो, अगर तुमने क्वेश्चन बनाया होगा तो ये भी वर्ड मिला होगा कि आप ग्लूकोज को तोड़िएगा तो ग्लूकोज के अंदर में एक्चुअली में 686 किलो कैलोरी स्टोर्ड होता है। 686 किलो कैलोरी इस ग्लूकोज के अंदर में जो भी बॉन्ड है उसके अंदर स्टोर्ड होता है। ठीक, तोड़िएगा इतना एनर्जी निकलेगा। ठीक है, लेकिन सर 686 किलो कैलोरी निकलेगा सर, वो वही कैलोरी को तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ना 38 एटीपी में। एकदम करेक्ट, इसी को आप किस में कन्वर्ट करने वाले? 38 एटीपी में। तो ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा, ग्लूकोज के अंदर में 686 किलो कैलोरी एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर मेरे अंदर 686 किलो कैलोरी एनर्जी है तो जब मैं टूटूंगा तो 686 रिलीज करूंगा, निकल गया 686। लेकिन सर 686 को मैंने किस में कन्वर्ट किया? 38 एटीपी में। अब एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको क्लास 10th में सिखाया जाता है, 11 12 तो छोड़ दो, अब बेटा तुम 13th में, क्लास 10th में सिखाया जाता है कि एक एटीपी को आप तोड़िएगा, एक एटीपी को अगर तोड़िएगा तो ये बच्चा एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 7.3 किलो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। बोले हाँ सर पढ़ा तो है हमने। एक एटीपी को तोड़ेंगे तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगा। नया हाइपोथेसिस है, नया जो तुम्हें नहीं मानना है, वो मानता है 8.1 निकलेगा। एक एटीपी में 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है। उस अकॉर्डिंग तुम्हें टोटल 38 एटीपी मिले, 38 एटीपी मिला, एक एटीपी 7.3 देता है, तो 38 एटीपी कितना देगा? कैलकुलेट कीजिए, मोबाइल निकालिए, कैलकुलेट करके मुझे बताइए। एक एटीपी 7.3 देता है तो 38 एटीपी इज इक्वल टू 38 इंटू 7.3 किलो कैलोरी। ठीक, तो टोटल कैलकुलेट कीजिए और आंसर बताइए। 38 इंटू 7.3 किलो कैलोरी अगर मोबाइल पे कीजिएगा, तो मेरे पास मोबाइल तो है नहीं, लेकिन चलो आपका आंसर आएगा 277.4 किलो कैलोरी, क्योंकि मैंने तो इतने बार पढ़ा है तो मुझे तो याद है। आंसर अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो आपका आएगा 277.4 किलो कैलोरी। बोले ठीक है सर, ठीक है, लेकिन तुम सोचो एटीपी में तो केवल 277.4 ही किलो कैलोरी एनर्जी है, तुम्हारे तो मिलना चाहिए था 686 ना। यानी बेटा एनर्जी तो निकला है 686, उसका केवल तुमने
277.4 ही एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो सर बाकी कहां गए? 686 टोटल था, एनर्जी निकला, उसमें का उस एनर्जी का केवल तुमने 277.4 को ही आपने एटीपी में कन्वर्ट कर पाए। यानी सर बाकी क्या हुआ? सर बाकी क्या हुआ? 686 माइनस 277.4, बाकी एनर्जी कहां गए सर? वो सारे एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गया, वो सारे एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गए। इसलिए जो रेस्पिरेशन आप करते हो तो इसका मतलब नहीं केवल एटीपी बनता है, वो बेटा बॉडी को वार्म भी करता है। आप रेस्पिरेशन जो करते हो ना, तो इसका 686 निकलता है एनर्जी, लेकिन उसका केवल 277 ही कन्वर्ट होता है एटीपी में, बाकी हीट के फॉर्म में निकल जाता है, तो बॉडी वार्म हो जाता है। नहीं तो देखो सुबह का टाइम है, दौड़ लगाओ, 2 चक्कर 3 चक्कर लगा लो, तो जब 3 चक्कर तुम लगा लोगे तो रेस्पिरेशन का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। सांस तेज लोगे, जब सांस तेज लोगे तो तुम्हें अंदर से फील होगा कि बॉडी वार्म हो रहा है, ज्यादा आप सांस को तेज कर रहे हो, रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, रेस्पिरेशन ज्यादा होगा तो मैक्सिमम एनर्जी तो हीट के फॉर्म में निकलता है, तब आपको लगेगा कि बॉडी हीट हो रहा है। आया समझ में? पसीने आ रहे, रेस्पिरेशन ज्यादा करो, बॉडी हीट होने लगेगा, पसीना आने लगेगा। सर कितना परसेंटेज का लॉस हो गया सर? ये नीट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। देखिए ध्यान से बनाइएगा, अगर 686 में सारे के सारे को तुम एटीपी में कन्वर्ट कर देते तो बोलते सर 100% इफिशिएंसी है। तुम्हारा एनर्जी तो निकला ग्लूकोज टूटने के बाद 686, सभी को एटीपी में कन्वर्ट कर लेते तो इफिशिएंसी क्या कहलाता? 100%। लेकिन तुमने केवल 277.4 को ही कन्वर्ट कर पाए ना एटीपी में, तो इफिशिएंसी निकाल ले। तो 277.4 277 ही लेते हैं इंटू 100 बाई 686, ये कैलकुलेट कर लीजिए। और यहां लगभग बच्चा लगभग 40% ही एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हुआ, बाकी एनर्जी 60% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गए। तो इफिशिएंसी कितनी हुई? 40%। आया कुछ समझ में? अब क्लियरिटी है कि आपको बेटा निकालना था 686, निकाला तो जरूर, लेकिन काम करने लायक एनर्जी यानी एटीपी में कितना कन्वर्ट हुआ? केवल 40%, बाकी 60% वो तो हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। तो इफिशिएंसी कितनी हुई? आंसर इज द 40%। ठीक है, क्लियर है? ये मेरे में से ये सभी को समझ में आना चाहिए था। ये क्वेश्चन इफिशिएंसी से पूछा गया है तो उसको बना लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। आई थिंक सभी को क्लियर है? हैंड रेज कर दो, जिसे समझ में नहीं है मैसेज में डाल दो, जिसे समझ में नहीं है मैसेज कर दो। एकदम सिंपल है, 686 निकलना था क्योंकि ग्लूकोज में तो उतना ही था, लेकिन तुम उसका उतना कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि जो एनर्जी है वो तो भाई निकलेगा, तो बोले हाँ निकलेगा, लेकिन हीट के फॉर्म में निकल गया, मैं क्या करूं? हमने पकड़ नहीं पाए ज्यादा, हम केवल 40% ही ट्रैप कर पाए, बाकी तो लॉस हो गया। चलो द लास्ट वन, यहां देखो ध्यान से, इस फ्लास्क में एक फंगस बैठा है, ये फ्लास्क, और यहां फंगस बैठा है ईस्ट नाम का, वाई ईस्ट नाम का। बोले ठीक है सर, ईस्ट कैसा रेस्पिरेशन करेगा? सोचिए पहले, ये ईस्ट है तो ईस्ट करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और सोचिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, फंगस है ना, फर्मेंटेशन करता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो सोचिएगा थोड़ा कि एक ग्लूकोज टूटने के बाद कितने एटीपी बनाएगा? एक ग्लूकोज से बनेंगे ओनली 2 एटीपी। और मान लो एक हाइपोथेटिकल, इसे बेटा रोजाना 100 एटीपी की रिक्वायरमेंट है। रोजाना कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट है? 100 एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो इसने कितने ग्लूकोज तोड़ा? अगर इसे 100 एटीपी चाहिए
तो ईस्ट बोलेगा एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनते हैं, तो मुझे तोड़ना पड़ेगा 50 ग्लूकोज, 50 ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए, इस फ्लास्क ना, इस फ्लास्क के अंदर मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दी। ये जो फ्लास्क है अब यहां से यहां शिफ्ट कराया, उठा के ले गए दूसरे लैब में, और यहां बैठा हुआ है कौन है, ईस्ट बैठा हुआ है, ईस्ट बैठा हुआ है, Y4 ईस्ट, Y4 ईस्ट। अब मैंने यहां डाल दिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन डाला तो अब कौन सा रिस्पिरेशन चलेगा, एरोबिक। और एरोबिक जब करेगा तो एक ग्लूकोज अब देगा 38 एटीपी, 38 एटीपी। अब मुझे बताइए, ध्यान से मुझे बताइएगा, ठीक है। अब उसे रोजाना 100 एटीपी चाहिए था, अब उसमें ग्लूकोज कितना तोड़ना पड़ेगा, एक ग्लूकोज से 38 बन रहा है और दिन भर में उसे चाहिए 100 एटीपी, तो सोचिए ना, लगभग 3 भी तोड़ दिया तब तो बहुत हो जाएगा। अगर 3 ग्लूकोज भी तोड़ दिया 38 इंटू 3, लगभग बेटा 114 एटीपी लगभग हो जाएंगे। तो बेटा 3 एटीपी तोड़ने से उसे 100 एटीपी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो मुझे बताइए, जब आप एनारोबिक से एरोबिक में शिफ्ट करते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनारोबिक से एरोबिक में शिफ्ट करते हैं, तो क्या ग्लूकोज का कंजम्पशन, रेस्पिरेशन का रेट घटता है या बढ़ता है, सोच के बताइएगा। रेस्पिरेशन का रेट यानी ग्लूकोज तोड़ने का रेट, बोलेगा सर एनारोबिक है ना तो एनर्जी चाहिए 100, तो मुझे 50 ग्लूकोज तोड़ना पड़ता था, लेकिन सर अब तो मुझे केवल 3 ग्लूकोज तोड़ना पड़ रहा है, तो ग्लूकोज का कंजम्पशन घट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पास्चर इफेक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं पास्चर इफेक्ट। आई थिंक क्लियर होगा। अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो तो केवल 2 ही एटीपी बन रहा है, और वो आपको चाहिए बेटा 100 एटीपी, तो आप केवल 50 ग्लूकोज को तोड़ोगे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला नहीं नहीं अब लो ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर करोगे तब एक ग्लूकोज अब तो 38 एटीपी दे रहा है, तो 100 का रिक्वायरमेंट करने के लिए ग्लूकोज तो 3 ही तोड़ोगे, तो जहां 50 टूट रहे थे अब ग्लूकोज 3 टूट रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे आपको एनारोबिक से एरोबिक में शिफ्ट कराते हैं, ऑक्सीजन डाला जाता है, तो रेस्पिरेशन का रेट घट जाएगा, ग्लूकोज कंजम्पशन का रेट घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड द पास्चर इफेक्ट, ठीक है, इट इज नोन एज द पास्चर इफेक्ट। क्लियर है मेरे में से? अब सारे पॉइंट्स मैंने लगभग लगभग आपको जितने थे रेस्पिरेशन के सारे क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा दिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो बता दिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक वर्ड पूछा जाता है जो तुम्हें नहीं जानना है, सिलेबस में है भी नहीं, कि कभी कभी ग्लूकोज को तोड़ने का कुछ दूसरा पाथवे भी ऑर्गेनिज्म निकाला है, ग्लूकोज को तोड़ने का दूसरा तरीका है। बोले सर कौन सा? उस तरीके को कहते हैं पीपीपी, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, या इसे कहते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। बस नाम जान लीजिए, ना सिलेबस में ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जब कभी बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है उसके लिए, कि एक ग्लूकोज को तोड़ने का कुछ दूसरा शॉर्टकट मेथड तुम्हारे पास में, मान लो बच्चा लोग लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल नहीं चलाना चाहते, कुछ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना चाहते हो, तो कुछ शॉर्ट मेथड है जिसे हम लोग कहेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या एचएमपी, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या शंट कहेंगे। बोले सर बस इसमें 2 लाइन जानना है। इसमें क्या होता है, एक जो ग्लूकोज होता है, एक जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले एक एटीपी खर्च करेगा, एक एटीपी खर्च किया, 1 एटीपी आया, ठीक है, और ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कोई ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल नहीं करेगा, एक एचएमएस पाथवे चलाएगा भैया, एचएमपी एचएमएस पाथवे, और इस दौरान ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और बनेंगे 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH।
NADH नहीं बने, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बनेंगे 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADH की जगह क्या बनेगा, NADPH बनेगा। तो कभी क्वेश्चन में दिख गया सर NADPH आपने नहीं बताया था, NADPH से भी कहीं क्वेश्चन था, तो बस याद रखना कुछ फॉस्फेट पाथवे होता है, वहां ग्लूकोज को शॉर्टकट मेथड लगा देता ना, जिससे में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो क्या करेगा, तो कुछ शॉर्टकट मेथड ढूंढेगा, और उसने एक ग्लूकोज को तोड़ करके 12 NADPH बनाया। सर ये क्या करेगा NADPH, वही रूल, एक NADH 3 ATP देता है, तो 12 NADP 36 ATP देगा, 36 ATP देगा। सर एक तो हमने खर्च भी तो किया था स्टार्टिंग में, सर 36 बन गया, समझ में तो आ गया, लेकिन सर स्टार्टिंग में एक खर्च भी तो किया था, तो 36 - 1 35 ATP। तो आपके इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस कभी कभी क्वेश्चन को देखा गया है कि वो पूछ देता है ये NADP कहां बनता है, फोटो से रेस्पिरेशन में NADP कहां बन गया भाई, तो आपने पढ़ा NADH NADH NADH, NADP कहां से टपक गया, तो बोलेगा कुछ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चलता है या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट चलता है, उसी दौरान NADH ना बन करके NADPH का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसके अलावा आपको रेस्पिरेशन में कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा अगर आप ईमानदारी से बनाओगे। तो मैंने बोला बच्चा, कल भी बोला, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आप सीरियस हो, पहली बात है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर के, एम को लेकर के, डॉक्टर जो बनना है, नीट के एग्जाम को लेकर के कितना सीरियस हो, पढ़ना सभी लोग पढ़ते हुए, 16 लाख बच्चे, तो क्या तुम्हें लगता नहीं पढ़ते, सभी पढ़ते, लेकिन सीरियस कितना है वो इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा ऐसे ही होता है, ठीक है घर वाले बोल दे रहे हैं ड्रॉप कर जाएंगे, अगले बार नीट दे देंगे और 600 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सपनों में भी नहीं सोचो बेटा कि ऐसे ही टाइम पास में 600 प्लस मार्क्स आ जाएगा, नहीं, उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो अगर आप सही में अपने एम को लेकर के एकदम सीरियस हो ना, तो आपको 600 लाना है, तो आपको बेटा उसी तरह से तैयारी भी करनी पड़ेगी। तैयारी में क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला, ये कोई भी टीचर आपको बोलता है, जैसे मैंने बोला बेटा बायो में ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको करना नहीं है, क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड करना। शायद बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद किसी को फास्ट लगता हो, किसी को लगता है थोड़ा सा इंग्लिश वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, अलग अलग सबको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो बेटा रिकॉर्डेड वाले पार्ट को वापस से देखिए, रिकॉर्डेड पार्ट को वापस से देखिए, ये सबसे बड़ा तुम्हारे पास एडवांटेज है, ऑफलाइन में नहीं मिलता ये। ऑफलाइन में एक बार टीचर बता दिया, उसके बाद में बेटा भूल जाओ क्रेब साइकिल, अब पूरे साल कोई नहीं बताने वाला। कहाँ टीचर को इतना टाइम है कि ऑफलाइन में कि आपको वापस से क्रेब साइकिल बताएगा, लेकिन यहां भी मेरे पास टाइम है, लेकिन आपके रिकॉर्डेड वीडियो से वो आप वापस से रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर ऑनलाइन क्लास का बोले तो एक बेनिफिट, और सेकंड आपको बच्चा लोग आंख बंद करके डॉक्टर अली के क्वेश्चंस बनाने हैं ना, उसमें रेस्पिरेशन में टोटल 244 क्वेश्चंस हैं, और अगर आप ईमानदार हो, अगर आप सीरियस हो अगले साल के लिए, तो 244 में मैं चैलेंज करता हूं कि आपके बेटा 230 प्लस आसानी से बन जाएंगे। क्यों, मैं बता रहा हूं, मैं अभी सेम चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा रहा हूं, 11th वाले ने तो लाइफ में नहीं पढ़ा है रेस्पिरेशन, तुमने तो पढ़ा भी है, मेडिकल की तैयारी में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, वो बेटा अभी तुरंत आए 11th में, उनको मैंने पढ़ाया, तो उस बच्चों ने बेटा 232 करेक्ट किया 244 में ना। तो बेटा देखिए तुमसे जूनियर, 2 साल जूनियर, तो वो बेटा आसानी से बना रहे हैं, जबकि मैं नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं कि उन्होंने तो कभी पढ़ा ही नहीं लाइफ में, तुमने तो पढ़ा भी होगा, तो आपसे भी बनेगा। अगर सीरियस नहीं है तो मोस्ट वेलकम, अगर सीरियस है बच्चा तो अगले क्लास तक ये आपका बना होना चाहिए, कहीं की कल संडे, और मंडे को मैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, मंडे से मैं फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फिर से आएंगे 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, तो आप पीछे चलते जाओगे ना। तो आपका यही है कि आज और कल में ये पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए। देखो ना 11th का बच्चा जब कर लेता है तो आप तो भाई उससे 2 साल सीनियर हो, वो बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे में से आप ये अगले क्लास में एकदम सीरियसली बना करके आना, तो फिर यही सीरियसनेस है,
फिर यही धीरे धीरे ठीक है कर लेंगे तो लास्ट में बेटा 300 नंबर आ जाता है, फिर रोने लगते हो कि सर 300 ही आया, 500 ही आए, क्या करे, तो एमबीबीएस तो मिलेगा नहीं सर। तो इससे बेटर है, रोने से अच्छा है अगले साल कि अभी बेटा थोड़ा मेहनत कर लो। कोई भी बच्चा क्वालिफाई करता है ना तो उसका कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि उसने पढ़ा, कभी उसका मेहनत भी सोचो, किसी भी टॉपर का मेहनत सुनो। बेटा सुबह 4 से 8 वो जरूर पढ़ते हैं, ठीक है सर हम सुबह उठ नहीं सकते तो रात में पढ़ी, कम से कम आपको 10 आवर का सेल्फ स्टडी चाहिए, 10 घंटे का सेल्फ स्टडी चाहिए, जिसमें 3 घंटा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो ना, आपको 10 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो कैसे भी कीजिए ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैं नहीं बता सकता कि सुबह 6 घंटे पढ़ लेना, ये बेटा तुम्हें जब बेटर लगे, तुम्हें तुम्हारा दिमाग जब काम करे। वो सर मेरा दिमाग रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक करता है, कर लीजिए ना। तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, उसमें कोई बहाना नहीं सर हमारी क्लास होती है तो हम कैसे 10 घंटा करेंगे। अरे क्लास कितने बजे तक, मेरे 2 बजे तक तुम्हारी लास्ट क्लास है, 2 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद में अभी से लेकर के 2 बजे से कल सुबह 10 बजे तक, आई थिंक 9 बजे तक ना, तुम फ्री हो, अब उस टाइम को आप यूज करो, ठीक है। तो ये अगले बेटा पूरा 6-7 महीने की कहानी, ये अभी नहीं कि मैंने जोश में बोल दिया कि डॉक्टर बना लेना और तुम सो गए, अभी बना लिया फिर से छोड़ दिया फोटोसिंथेसिस। तो अभी से ईमानदारी से बनाते जाओ, अच्छा रिजल्ट होगा। चलो और कोई इंक्वायरी, चलो बोलो। ठीक है, तो किसी ने बनाया था या नहीं बनाया था ये बताओ ईमानदारी से, किसी ने जाके रेस्पिरेशन की क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे, कुछ बनाया, कुछ कोशिश किया? जब तक तो कोशिश नहीं करोगे, देखो कोई बोलता भी नहीं तो मैं क्या करूं, ठीक है, फिर मैं आऊंगा ऐसे ही पढ़ा करके चला जाऊंगा, ठीक है, मुझे क्या ना। तो सबसे बड़ा है कोशिश, कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में कुछ नहीं मिलता, बिना कोशिश के कुछ भी नहीं मिलते, ठीक ना। तो ईमानदार बनिए ना, और ईमानदारी से जो भी बोला जाता है ईमानदारी से उसे पूरा कीजिए। कोई भी टीचर बोलता है, क्यों बोलता है, ठीक है, क्योंकि उसे मालूम है कि क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी से कीजिए ना मेहनत, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, करते जाओ। कोई घर वाले ने तुम्हें जॉब में तो लगा नहीं दिया है कि चलो जॉब करना है 8 घंटे क्लास के बाद में, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो घर पे करना क्या है। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं कितना मेरी बातों का होता है तुम पे इम्पैक्ट। हम लोग मंडे को मिलते हैं, तो अगर मंडे को नहीं बनाया बच्चा तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर आते पढ़ा दूंगा, मैं भी आगे पढ़ करके चल जाएंगे आगे।